Good morning, dear students. So, today I am going to take an extra class of GK. So, let's start our new chapter, which is chapter number 34 World's Most Amazing Nature Phenomena. ठीक है, फिनोमिना का मतलब होता है बेटा घटनाएं. ठीक है, आइए हम इस चैप्टर में दुनिया की कुछ ऐसी अमेजिंग नेचुरल फिनोमिनाज को देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आवर नेचर इज incredibly full of wonders. The moment we humans think we have figured out everything, it throws a new mystery for us to solve and chase begins again. Okay? So, there are some environmental phenomena which leave us amazed. Okay, so let's learn about it. Read about the world's most amazing natural phenomena given below. Write their names in the given blanks. You may use the help box. ठीक है, तो हम चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और जानते हैं इन फिनोमिनाज के बारे में. We can see an amazing natural phenomenon in the Shakagan city, northernmost point of Denmark, where two seas meet. ठीक है, हम स्केगन सिटी जो कि डेनमार्क की सबसे जो नॉर्थन पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पर एक अद्भुत फिनोमिना को देख सकते हैं. ठीक है, जहाँ दो समुद्र आपस में मिलते हैं. ठीक, द टू अपोजिट टाइड्स कैन नॉट मर्ज बिकॉज दे हैव डिफरेंट डेंसिटीज. ठीक है, ये दो जो सीज हैं इनकी डेंसिटी अलग होने के कारण ये आपस में मिल नहीं पाती हैं. ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये कौन सी दो सीज हैं जो आपस में मिल नहीं पाती हैं? तो ये है आपकी बाल्टिक एंड नॉर्थ सी मीट. ठीक है, ओके, तो चलिए हम सेकंड पे चलते हैं. दिस नेचुरल फिनोमिनन ऑकर्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस. ठीक है, ये जो प्राकृतिक घटना है ये अत्यंत ठंडी जगहों पर होती है. द स्लो मूविंग वाटर ऑफ द रिवर ब्रेक्स द आइस एंड ट्विस्ट इट अराउंड. ठीक है, नदी का जो धीमा बहता पानी है वो बर्फ को तोड़ते हुए उसे घुमा देता है. एज द आइस डिस्क रोटेट्स इट ग्राइंड्स अगेंस्ट द सराउंडिंग आइस फॉर्मिंग अ सर्कुलर शेप. ठीक है, जैसे ही बर्फ जो डिस्क है वो घूमती है ये आसपास की बर्फ को पीसती जाती है जिससे एक गोलाकार आकृति बन जाती है. तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं आइस सर्कल्स. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं. दिस नेचुरल फिनोमिनन ऑकर्स ओनली इन कंट्रीज लाइक चिली एंड अर्जेंटीना. ये जो प्राकृतिक घटना है ये केवल चिली और अर्जेंटीना जैसे देशों में ही होता है. ठीक है, द टॉल एंड थिन ब्लेड्स ऑफ hardened snow are formed because of the strong winds in Andes mountains. एंडीज पहाड़ों में तेज हवाओं के कारण वहाँ की जो बर्फ है वो पतली और ब्लेड के जैसे बन जाती है. ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं पेनीटेंट्स. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं. This rare natural phenomenon occurs when fire under certain conditions of air currents and temperature create a tornado-like effect. ठीक है, ये जो रेयर नेचुरल फिनोमिनन है, ठीक है, तो ये क्यों होता है, when fire under certain conditions, मतलब कुछ निश्चित कंडीशंस के अंदर जब जो फायर होता है वो हवा की बहाव के साथ मिलके एक बवंडर जैसा लुक यानी कि टॉर्नेडो जैसा इफेक्ट देने लगता है. ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फायर रील्स. ठीक है, क्या बोलते हैं, फायर रील्स. ओके, तो चलिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं. लाइट पिलर्स इज एन ऑप्टिकल फेनोमिनन फॉर्म्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट
or moonlight by ice crystals that are present in the earth's atmosphere. ठीक है, जब आइस क्रिस्टल्स पे सनलाइट और मूनलाइट पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि ये लाइट पिलर्स बनते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए, नेम द नेचुरल फिनोमिना, यू मे यूज द हेल्प बॉक्स. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये है मूविंग स्टोन्स. ठीक है, तो ये डेथ वैली में ये मूविंग स्टोन्स पाए जाते हैं. ओके, ये आप देख रहे हैं, ये है, इसे हम कहते हैं रेड टाइड्स. ये जो ये आपको जो रेड रेड सी जो चीज़ दिख रही है, ये एल्गी है. ठीक है, चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. ओके, नेम द फॉलोइंग. दीज आर पोलर लाइट्स in the sky and are seen in high latitude of Arctic and Antarctic regions. तो इसे हम क्या बोलते हैं, जो लाइट्स जो रिफ्लेक्ट करती है, ये है ऑरोरा. ठीक है, हम इसे ऑरोरा कहते हैं. ओके, व्हाट इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी व्यूड फ्रॉम स्पेस. ठीक है, तो स्पेस से कौन सी चीज दिखाई देती है, तो द ग्रेट बैरियर रीफ. वेयर इज बाल्टिक एंड नॉर्थ सीज मीट. ठीक है, तो बाल्टिक और नॉर्थ सीज कहाँ मिलती हैं, तो ये मिलती है स्कैगन सिटी, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ डेनमार्क. ठीक है, व्हाट आर फायर व्हील्स. तो फायर व्हील्स आर रोटेटिंग विंड्स विच आर क्रिएटेड बाय फायर. ठीक है, जो कि टॉर्नेडो जैसे दिखती हैं. Okay. In which country are the penitents found. ठीक है, पेनिटेंट्स कहाँ मिलते हैं, तो ये चिली और अर्जेंटीना जैसे कंट्रीज में देखने को मिलती है. What are red tides caused by. रेड टाइड किस कारण से होती है, तो ये है दिस ब्लूम लाइक मेनी HABs is caused by microscopic algae that produce toxins that kill fish and make shellfish dangerous to eat. ठीक है, ये आपका एल्गी की वजह से बनाई जाती है. ठीक है, ओके. वेयर आर वी फाउंड मूविंग स्टोन्स. हम मूविंग स्टोन्स कहाँ पाते हैं, तो वो आपके देखने को मिलते हैं डेथ वैली में. ठीक है, डेथ वैली नेशनल पार्क में, जहाँ पे रेन और वहाँ की विंड की वजह से जो स्टोन्स हैं वो ऐसा लगता है कि वो मूव कर रही हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ का सरफेस जो होता है वो काफ़ी स्लिपरी हो जाता है. ओके, द स्लो मूविंग वाटर ऑफ द रिवर ब्रेक्स द आइस एंड ट्विस्ट इट अराउंड. तो आप सभी जानते हैं कि ये जो फिनोमिनन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइस सर्कल्स. व्हाट इज फिनोमिनन. तो फिनोमिनन होता क्या है, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल पर्सन और थिंग. ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल मतलब अलग हट के कोई पर्सन है या जो थिंग है उसे हम फिनोमिना कहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 35, बास्केटबॉल पोजीशंस. ठीक है, इसमें हम बास्केटबॉल की पोजीशंस को देखेंगे और कुछ सिंबल्स को जानेंगे और उनके मीनिंग को भी. देखिए बेटा, कोई भी गेम जब खेला जाता है तो उसमें ट्रू स्पोर्ट स्पिरिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें आप अगर कोई गेम खेल रहे हो तो उसमें फेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, करेज एंड परसिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और बास्केटबॉल जो होता है ये 2 टीम्स के बीच खेला जाता है और दोनों टीम में 12 प्लेयर्स होते हैं, बट आपके ग्राउंड में 5 प्लेयर्स ही खेलते हैं. एक समय में 5 प्लेयर ही खेलते हैं. ठीक है, हर नॉर्मल स्कोर के 2 पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, और जो टीम सबसे ज़्यादा स्कोर करती है उसे विनर अनाउंस कर दिया जाता है. ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को देखते हैं. ओके, लुक एट द पिक्चर ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट एंड नेम द पोजीशंस ऑफ प्लेयर. यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स. ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इस कोर्ट को पहले से ही फिल कर रखा है. फर्स्ट पोजीशन
जो कि आप देख सकते हैं यहाँ है, तो फर्स्ट पोजीशन पे स्मॉल फॉरवर्ड होता है, ठीक है। फिर यहाँ जो सेकंड पोजीशन होता है ये होता है सेंटर फॉरवर्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आप देखिए, थर्ड पॉइंट पे आपका होता है पॉइंट गार्ड, ओके। सो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट पे आपका होता है शूटिंग गार्ड, ठीक है। और ये जो फिफ्थ पॉइंट होता है, फिफ्थ पॉइंट पे आपका पावर फॉरवर्ड होता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं हम डिफरेंट सिंबल्स यूज्ड बाय अ रेफरी इन द गेम ऑफ बास्केटबॉल, ठीक है। ये अलग अलग सिंबल्स होते हैं जिसको आपको पहचानना है कि इसमें क्या रेफरी इशारा कर रहा है, ठीक है। देखिए, जब वो अपने दोनों हाथ को इस तरीके से उठाता है या जब रेफरी इस तरीके का सिंबल दिखाता है तो उसके 3 पॉइंट शॉट होते हैं, ठीक है। फिर आप ये देख सकते हैं ऐसा स्ट्रेट जब वो खड़ा होके जब वो विसल देता है तो ये आपका ब्लॉकिंग का सिंबल होता है। फिर ये आप देख सकते हैं पर्सनल फाउल, फिर आता है टेक्निकल फाउल, देन 1 पॉइंट स्कोर, यू कैन सी दिस सिंबल, ओके। फिर आता है ट्रैवलिंग, देन 2 पॉइंट स्कोर्ड, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट जंप बॉल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ सिंबल्स को देखा, ओके। नो द फैक्ट, जेम्स नेस्मिथ, a Canadian American physical education teacher, invented the sport of basketball in 1891, ठीक है। तो जो जेम्स नेस्मिथ थे इन्होंने ही बास्केटबॉल का इन्वेंशन किया, ठीक है। ही रोड द ओरिजिनल बास्केटबॉल रूल बुक, इन्होंने ही ओरिजिनली बास्केटबॉल रूल बुक को राइट किया। टिक द करेक्ट आंसर। वेयर इज द बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम लोकेटेड, तो बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम कहाँ लोकेटेड है, तो ये है आपका यूएसए में। अब बास्केटबॉल वेट्स, ठीक है, बास्केटबॉल का वेट कितना होता है, तो ये होता है 0.6237 kg। फिर आता है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अ बास्केटबॉल कोर्ट, तो ये होता है आपका 28 मीटर इंटू 15 मीटर, ठीक है। फिर आपका आता है हु होल्ड्स द ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर्ड इन अ बास्केटबॉल कैरियर, तो ये आपके कौन थे, करीम अब्दुल जब्बार। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 36, ह्यूमन मेड एनवायरमेंटल डिजास्टर्स, ठीक है। देखिए, एनवायरमेंटल डिजास्टर दो टाइप के होते हैं, एक तो नेचुरल डिजास्टर होता है और एक होता है मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर में मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो डिजास्टर्स या जो घटनाएं आपका ह्यूमन मेड होती हैं, मतलब इंसानों के द्वारा जो होती हैं। तो चलिए देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड नेम द एरिया ऑफ द वर्ल्ड what were shockingly devastated due to lack of concern and care of environment. You may use the help box, ठीक है। तो चलिए हम पहले डिजास्टर को पढ़ते हैं। The government declared a red alert for the first time in 2015 when the air quality got too bad for survival, ठीक है। सरकार ने 2015 में पहली बार रेड अलर्ट जारी किया जब सरवाइव करने के लिए जो एयर क्वालिटी थी वो बहुत ही खराब हो गई थी, ठीक है। पीपल वर एडवाइज टू स्टे एट होम्स, लोगों को ये सलाह दी गई कि वो अपने घर पर ही रहें। लिमिटेड कार्स अलाउ टू मूव, मतलब गाड़ी चलाने की जो एक लिमिट थी वो बहुत ही सीमित कर दी गई। कंस्ट्रक्शंस वर्क वॉज कम्प्लीटली स्टॉप, जो कंस्ट्रक्शन का वर्क था उसको एकदम रोक दिया गया। तो ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था आपका चीन के कैपिटल बीजिंग में। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट टायर लैंडफिल इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टायर लैंडफिल है।
4 companies are responsible for dumping 7 million tires here. ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 कंपनीज रिस्पॉन्सिबल हैं 70 लाख टायर डंप करने के लिए. Tire pile tend to cause a collection of methane gas, making it easy to tires to catch fire easily, leading to smoke and air pollution. ठीक है, टायर के ढेर से मीथेन गैस का कलेक्शन हो जाता है जिससे टायरों में आसानी से आग लग जाती है, जिससे स्मोक एंड एयर पॉल्यूशन होता है. तो ये डिजास्टर कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था सुलाइबिया, कुवैत में. ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं. नो दिस ऑल्सो. On the night of 2nd December 1984, the Union Carbide India Limited, a pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh, India, began to leak toxic methyl isocyanate, meek gas, and other poisonous toxins into the atmosphere. 2 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत में एक पेस्टिसाइड प्लांट में, जिसका नाम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था, ने एनवायरमेंट में जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे हम मीक गैस के नाम से भी जानते हैं, और अन्य जहरीले जो पदार्थ थे उसका रिसाव शुरू कर दिया. ठीक है, मतलब वहाँ से क्या हो गई, पॉइजनस जो टॉक्सिन्स थे वो लीक करने लगा वहाँ से और पूरे एटमॉस्फेयर में फैल गया. ठीक है, over 5 lakh people were exposed and there were up to 15,000 deaths at that time. ठीक है, इससे लगभग 5 लाख के लगभग लोग जो हुए वो प्रभावित हुए और 15,000 के लगभग मौत हुई. In addition, more than 20,000 people have died since the accident from gas related diseases. ठीक है, इसके अलावा गैस से संबंधित बीमारियों से दुर्घटना के बाद भी 20,000 से अधिक लोग मारे गए. This accident is known as the world's worst industrial disaster and named as भोपाल गैस ट्रेजेडी. ठीक है, ये जो एक्सीडेंट था, इस एक्सीडेंट को दुनिया की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर के रूप में भी जाना जाता है और इसे भोपाल गैस ट्रेजेडी के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, चलिए हम अगले पे चलते हैं. द अल मिश्राक सल्फर स्टेट कंपनी वॉज अ सल्फर प्लांट. ठीक है, जो अल मिश्राक सल्फर स्टेट कंपनी है ये एक सल्फर प्लांट है. ऑन 24 जून 2003 अ फायर ब्रोक आउट एट प्लांट. ठीक है, 24 जून 2003 को यहाँ पर आग लग गई. The fire produced about 21,000 tons of sulfur dioxide per day. ठीक है, आग से डेली लगभग 21,000 टन सल्फर डाइऑक्साइड का उत्पादन होता था. The fire lasted for a month and by the end it had released more poisonous sulfur dioxide into the environment than most of the volcanic eruptions. ठीक है, आग 1 महीने तक चली और अंत तक इसने अधिकांश जो वॉल्केनो में जो इरप्शंस होते हैं, मतलब जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसकी तुलना में एनवायरनमेंट में ज़्यादा जहरीले सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ी. ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था? ये डिजास्टर हुआ था आपका इराक में. ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं. दिस वॉज वंस one of the largest freshwater lakes in the world. ठीक है, यह कभी दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक थी. ठीक है, जो कितनी दूर में फैला था? 67,340 स्क्वायर किलोमीटर्स. ठीक है, इन 1950s 2 major rivers that fed this lake were diverted for irrigation and cotton production by the Soviet government. ठीक है, 1950 के दशक में
जो सोवियत गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ये जो लेक था, इसमें जो दो प्रमुख नदियां इसको पानी देती थी, ठीक है, उसको सिंचाई और आपके कॉटन प्रोडक्शन के लिए क्या किया गया, इसको मोड़ दिया गया, ठीक है। द लेक विच existed once is now a cracked and dried ground, ठीक है। तो जो झील कभी अस्तित्व में थी, ठीक है, अब वो टूटी फूटी और सूखी जमीन ही रह गई है। मतलब ये पूरी तरीके से झील सूख गई। क्यों? क्योंकि वो जो दो मेन रिवर्स थी उनका रास्ता मोड़ दिए जाने की वजह से इसमें जो पानी था वो धीरे धीरे सूखने लगा, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अरल सी में, ठीक है। चलिए हम अगले पे चलते हैं। इट इज चाइनाज 5th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। यह चीन की 5वीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। द वाटर लुक्स लाइक अ नियॉन पेंट, ठीक है। इसमें का जो पानी है वो नियॉन पेंट जैसा दिखता है। इट इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड लेक्स इन द वर्ल्ड। अब यह दुनिया की सबसे प्रदूषित झीलों में से एक है। द इंडस्ट्रीज डम्प सेवेज रिच इन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। मतलब जो इंडस्ट्रियल जो डंप होता है वो नाइट्रोजन और फास्फोरस से भरपूर होता है। दिस लेड टू द ट्रमेंडियस ग्रोथ ऑफ एल्गी, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एल्गी, जिसे हम शैवाल कहते हैं, उसकी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। द एल्गी आर डेंजरस एज दे यूटिलाइज्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द लेक वाटर, लीडिंग टू सफोकेशन एंड किलिंग ऑफ फिश, ठीक है। जो एल्गी होता है वो बहुत खतरनाक होता है क्योंकि वो जो झील है उसके पानी से ऑक्सीजन का उपयोग कर लेता है, जिससे दम घुटने और मछलियों की मौत हो जाती है, ठीक है। दम घुटने से मछलियों की मौत हो जाती है। द पॉपुलेशन ऑफ फिश इज drastically reduced, affecting the human population who feed on these fishes, ठीक है। एल्गी की वजह से जो फिश है उसके पॉपुलेशन में तो कमी देखने को आई है, और जो बची कुछ वहाँ की जो मछलियाँ हैं तो वो उनको खाने वाले जो ह्यूमंस हैं उनकी पॉपुलेशन भी इससे इफेक्ट हुई है, ठीक है। मतलब एल्गी की वजह से वहाँ की फिशेस काफ़ी डेंजरस हो जाती हैं और उसको जो खाने वाले ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन भी इससे इफ़ेक्ट होती है क्योंकि पॉल्यूटेड लेक की फ़िश को खाने से उनको काफ़ी डिजीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन में भी कमी आती है, ठीक है। तो इस लेक का क्या नाम है? इसका नाम है चाओहू लेक, ठीक है। On 20th April 2010, there was an explosion at the Deepwater Horizon oil rig, leading to the biggest oil spill in American history, ठीक है। 20 अप्रैल 2010 को डीप वाटर होराइजन ऑयल रिग में एक विस्फोट हुआ जिससे अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़ा तेल रिसाव हुआ, ठीक है। Over the next 87 days, approximately 4.9 million barrels of oil was spilled into the sea, ठीक है। अगले 87 डेज में 4.9 मिलियन बैरल ऑयल जो था वो समुद्र में गिर गया। No proper precautions were taken in time, leading to the explosion of the पाइप, ठीक है। समय रहते कोई उचित सावधानी नहीं बरती गई जिससे कि पाइप वहां की फट गई, ठीक है। तो ये जो इंसिडेंट था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। इट इज द प्लेस वेयर ऑन 26 अप्रैल 1986 a nuclear reactor exploded and fatal radiation released. That was more than 400 times the amount of radiation produced
फ्रॉम द हिरोशिमा बॉम्ब अटैक। ठीक है, तो ये कौन सा प्लेस था जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड होने की वजह से वहाँ पे रेडिएशन फैल गई? तो ये था आपका चेरनोबिल एक्सीडेंट। ठीक है, फिर आता है इट इज अ जायर ऑफ मरीन इन द सेंट्रल नॉर्थ पैसिफिक ओशन विच इज characterized by high concentration of pelagic plastics, chemical sludge, and other debris formed gradually as a result of the marine pollution gathered by oceanic currents। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच भी है और पैसिफिक ट्रैश वॉर्टेक्स भी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ द वर्ल्ड इज perceived as the largest electronic waste e-waste site on the earth? ठीक है, तो ये कौन सा है? ये है गोयू, चाइना। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 36 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच सिटी ऑफ चाइना वॉज इशूड अ रेड अलर्ट फॉर एयर पॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन दिसंबर 2015? तो आपने पढ़ा कौन सा सिटी था? वो था बीजिंग। वेयर वॉज द बिगेस्ट टायर ग्रेवयार्ड सिचुएटेड? तो ये आप सभी जानते हैं, ये है सुलाइबिया, कुवैत में। Name the sulfur plant in Iraq where a major fire broke out in 2003? तो ये आपका कौन सा सल्फर प्लांट है? ये है आपका अल मिशराक सल्फर स्टेट कंपनी। Which gas released in भोपाल गैस ट्रेजेडी? तो आप सभी को पता है मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम मीक गैस भी कहते हैं। What sea did Russia drain? तो इसका आंसर हो जाएगा द अरल सी बाय सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो कौन से सी को सोवियत यानी कि रशिया ने सुखा दिया? तो वो है द अरल सी। और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो ये था आपका सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके। नेम द चाइनाज 5th लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक विच लुक्स लाइक अ नियॉन पेंट। ठीक है, तो वो कौन सी लेक थी? वो थी चाओहो लेक। नेम द बिगेस्ट ऑयल स्पिल इन अमेरिकन हिस्ट्री? तो वो है आपका डीप वाटर हॉरिजॉन। व्हाट कॉज लंडन किलर फॉग इन 1952? ठीक है, तो जो लंदन का किलर फॉग था वो किसके कारण हुआ था? सो it is caused by a combination of industrial pollution and high pressure weather condition। ठीक है, इसकी वजह से ही लंदन किलर फॉग पैदा हुआ। Why is the city of Pripyat famous for? सिटी ऑफ पिपरिट क्यों फेमस है? क्योंकि वहीं पे चेरनोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट जो कि आपका 1986 में हुआ था। ठीक है, इसीलिए वो फेमस है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 37 सक्सेस मंत्र। ठीक है, तो इसमें भूमि सावंत जो कि ऑल इंडिया साइंस टॉपर 2017 पर रह चुकी हैं। ठीक है, तो इनके इंटरव्यू के बारे में दिया गया है। इस चैप्टर में उन्होंने अपने सक्सेस के बारे में बात की है। तो ये जो चैप्टर है बेटा, इस इंटरव्यू को पढ़िए और अपना एक गोल सेट करिए ताकि इन फ्यूचर आप जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को आप आसानी से अचीव कर सके। ठीक है, सो दिस इज योर होमवर्क, रीड दिस चैप्टर एंड इससे आप कंक्लूजन निकालिए। ठीक है, तो आइए अब अपने लास्ट चैप्टर पे आते हैं विच इज चैप्टर नंबर 38 थिंक शार्प। ठीक है, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे। मीन्स इस चैप्टर में हम अपने जो लॉजिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करेंगे।
ठीक है, एक तरीके से हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए हम अपने माइंड का और कितना यूज कर सकते हैं हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो पहला आपका है कैलकुलेट। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे, पहला है आपका सर्कल द ऑड वन। ठीक है, मतलब इसमें कोई 3 ऑप्शन सेम है और एक अलग है। ठीक है, आप कैसे पता करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से अलग कौन है? ठीक है, तो ये आप पहले से ही देख रहे हैं, यहाँ सर्कल है। ठीक है, तो ये क्यों ऑड है, आइए हम इसको देखते हैं। ठीक है, आप इसको छोड़ के बाकी पहले 3 ऑप्शंस को देखते हैं। तो पहले ये सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे ये आपका ये जो नंबर है इसके हर डिजिट को जब हम प्लस करेंगे, यानी कि 1 + 8 + 3 + 6। ठीक है, जब हम इसके हर डिजिट को ऐड करेंगे तो इसका टोटल कितना आ जाएगा? इसका टोटल 18 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब आप इस नंबर को इसके हर डिजिट को अलग अलग ऐड करेंगे तो इसका भी जो सम आएगा वो आपका आएगा 18, और इसको भी करेंगे तो 18। मतलब ये तीनों ऑप्शन को जब आप इसके डिजिट को ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ किया है, तो इसका सम कितना आ जाएगा? 18। बट अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो जब आप इसके डिजिट को ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 6 + 8 + 4, तो इसका जो सम आएगा वो आपका आएगा 19, जो कि बाकी 3 ऑप्शन से डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम किसको सर्कल करेंगे? तो हम ऑप्शन नंबर 1 को सर्कल करेंगे। इसी तरीके से ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें भी यही प्रोसेस है। ठीक है, आइए हम चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। Write your answer in the given blank. Add the 2 highest numbers and form the sum. Take away the sum of the 3 lowest numbers. ठीक है, पहले 2 हाईएस्ट नंबर को आपको ऐड करना है और जो सम आएगा उसमें से 3 लोवेस्ट नंबर्स जो हैं उसके सम को माइनस कर देना है। ठीक है, तो जो आंसर आएगा आपको यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करिए। तो इस तरीके से हमारा जीके का सिलेबस यही कंप्लीट होता है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी।